हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए रुक्मिणी पब्लिकेशन या प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोगों ने 7 तक प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जितने भी बीएसएससी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट है सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और देखिए इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे कि आपको मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न है इसका आप सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप इसलिए भी आपको ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि वहाँ पर मैं जो लेटेस्ट अपडेट है और करंट अफेयर से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट जीके जीएस है उसके क्वेश्चन सेंड करता रहता हूँ। वो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और यदि सेशन अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको यहाँ से बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो है अलग अलग प्रकाशन के देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सेट नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर देखिए 1 है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन सी देश की है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कुवैती दिनार हो जाएगा। एक कुवैती दिनार लगभग कितने इंडियन रुपीस के बराबर होता है, तो याद रखिए 267 रुपया के बराबर जो है आपको एक कुवैती दिनार। कहने का मतलब एक यदि कुवैती दिनार आपके पास है तो आपको 267 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे महंगी मुद्रा जो है आपको कुवैती दिनार है। यदि हम डॉलर की बात करें तो देखिए डॉलर जो है यह अमेरिका का मुद्रा है। ठीक है, और आपको ओमान का जो मुद्रा वो रियाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सेशन को एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। ये पंचवर्षीय योजना के बारे में दे रहा है। तो कह रहा क्या कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। देखिए बिल्कुल सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, और यह जो है याद रखिए पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। ये भी आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सत्य है। यहाँ पर सत्य बताना है आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों में से एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 ईस्वी से प्रभावी हुआ। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो है यह 1993 से प्रभावी हुआ, किंतु यह 24 अप्रैल को प्रभावित हुआ था। 24 अप्रैल को प्रभावी हुआ था, इसलिए आपका कथन जो है गलत हो जाएगा। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी जो है इसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है, और इसके बाद बताना है कि इनमें से कौन से कथन जो है आपके सत्य हैं। ठीक है, कथन है आपका कि भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश नहीं है। कहने का मतलब है भारत का जो स्थान है यह तीसरा है। कितना, याद रखिएगा तीसरा स्थान है। ठीक है, प्रथम पे चाइना है। इनका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन के रूप में किया जाता है, ये सही है। और तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में जो है रबी की फसल। बिल्कुल सही, ये सही है आपका, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। इसमें से सही बताना है आपको, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए पहले शोभा मंडल थी, अब इनके जगह पर जो अमरेंदु प्रकाश को सेल का अध्यक्ष बनाया गया, और इनका संबंध जो है मधुबनी से है। कहाँ, याद रखिएगा बिहार के एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मधुबनी बिहार से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए सेल की स्थापना की यदि बात करें तो सेल की स्थापना 1973 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए 1973 ईस्वी में सेल की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो यह 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का चर्चा है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है आपको मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो ये जोग जलप्रपात जो है इसमें यह 4 प्रकार के अलग अलग झरने हैं। जो झरना है यह आपको शरावती नदी पे है, जो कि भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। ये पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे, तो पूरा पाषाण जब
युग की शुरुआत हुई थी, जब लोग उस समय जो है कंदराओं और गुफाओं में रहते थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो संसार में जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है वो गंगा नदी बनाती है। कौन सी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, याद रखिएगा सुंदरबन डेल्टा जो यह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। तो जो बैडमिंटन का नेट होता है वो जमीन से 1.55 मीटर की ऊंचाई पे होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है आपको। कथन है ये कि भारतीय संविधान जो है अध्यात्मक है। भारतीय संविधान अध्यात्मक नहीं है, संसदात्मक है। ठीक है, यानी गलत है आपका। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र नहीं, पूरी तरह से भारत जो है लोकतंत्र है, एक कुलीन तंत्र है नहीं, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। तो देखिए मरे डार्लिंग जो है यह ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये आपको अनुच्छेद 350A में जो है यह कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा होगी बच्चों का, ठीक है, वो मातृभाषा में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। देखिए एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि राजभाषा का संबंध हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में। तो याद रखिएगा जो राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा इसका जो संबंध है हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के क में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा कौन था। तो सबसे पहले जो विधि यानी कि कानून बनाया था वह राजा हम्बुराबी था। यह एक बेबीलोन का शासक था। कहाँ, याद रखिएगा यह बेबीलोन का जो है शासक था। यदि हम बात करें कि भारत का प्रथम विधि वेता कौन था, तो भारत में जो प्रथम विधि वेता है वो मनु को माना जाता है। और मनु कौन थे, तो आप लोगों ने शुंग वंश का नाम सुना होगा। शुंग वंश के संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग के जो यह दरबार में मनु रहते थे। इन्होंने मनु स्मृति नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, जो कि भारत का प्रथम विधि पुस्तक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाबों की लड़ाई कब लड़ाई हुई थी। देखिए गुलाबों की लड़ाई जो है यह इंग्लैंड से संबंधित है। कहाँ से, इंग्लैंड से संबंधित है। ठीक है, और इंग्लैंड में एक और क्रांति हुई थी जो कि रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो बुकर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राव है। इन्हें यह पुरस्कार जो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए दिया गया था। और बुकर पुरस्कार जो इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है, और यह इंग्लिश राइटर को दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का जो मुख्यालय है यह आपको जेनेवा में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो WHO की स्थापना सन 1948 ईस्वी में हुई थी, जो कि विश्व के से संबंधित जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती है उससे जो है यह अवगत विश्व को कराता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। तो दिल्ली समझौता जो है जो कि लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और यह कब हुआ था, तो याद रखिए डेट के साथ इसे याद रखिएगा 5 मार्च सन 1931 ईस्वी को दिल्ली समझौता होता है। जिसके बाद जो है कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। देखिए रूस का जो मैनचेस्टर है इवान नोवो को कहा जाता है। ठीक, और यदि भारत का मैनचेस्टर, भारत में उत्तर भारत का मैनचेस्टर का है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन से होता है। तो जो नीले रंग का प्रयोग होता है वह आपको नदी और जलाशयों को दर्शाने के लिए किया जाता है, नीले रंग का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है। देखिए जो आपको यहाँ पे एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख से जो है कालिदास का नाम मिलता है। देखिए एहोल अभिलेख को लिखा किसने था, तो यह रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। और यह किससे संबंधित था, तो यह आपको पुलकेशिन द्वितीय से, पुलकेशिन ले लीजिए, पुलकेशिन द्वितीय से जो है यह अभिलेख संबंधित था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख आता है एग्जामों में, इसलिए इसे जरूर याद करिएगा। संबंधित था पुलकेशिन द्वितीय से, लिखा किसने था, रवि कीर्ति। इसमें आपको कालिदास का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपको स्पोर्ट्स से, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है।
तो देखिए वाकर कप का संबंध जो आपको गोल्फ से है। गोल्फ का एक और कप है, वो कौन सा, तो याद रखिए राइडर कप। राइडर कप यह जो है यह भी गोल्फ से संबंधित है। और एक नोमुरा कप है, नोमुरा कप, ये भी आपको गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है किससे, तो देखिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, तो भारत में जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है वो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सांकेतिक मुद्रा जिसे टोकन करेंसी कहा जाता था, इसे किसने लागू किया, तो इसे याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन और आता है कि दीवाने को ही, याद रखिए दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया, तो दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। जो टोडा जनजाति है इसका मूल निवास स्थान आपको नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी है वह दोदा बेटा है, याद रखिएगा दोदा बेटा, यह क्वेश्चन आता है। और यह बिहार दरोगा का क्वेश्चन पिछला बार जो था बिहार दरोगा के एग्जाम उसमें आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ था, तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग था यह आपको अकबर के शासनकाल को माना जाता है। हुमायूं के शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का शासनकाल माना जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है, तो बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 27% जो भाग है यह पूरी तरह से कृषि पे आश्रित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यह जो है आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो यह प्रावधान दिया गया था कि वायसराय जो अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसी के तहत जो है विधान परिषदों में राज्यों में जो है विधान परिषद की स्थापना का भी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर एक्ट किसने प्रदान किया था, तो यह आपको एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर एक्ट जो है दिया था। और इन्होंने सिर्फ क्या 15 वर्षों के लिए दिया था कि कंपनी आप 15 वर्षों के लिए जाके पूर्व में व्यापार करो। उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में लगभग 217 साझेदार थे। कितने, 217 साझेदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ, तो म्यांमार आपको जो है सन यह 4 जनवरी सन 1948 ईस्वी को आज़ाद हुआ। यह पहले भारत का हिस्सा था, किंतु 1937 ईस्वी में जो है इसे भारत से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपको अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को की शुरुआत किया था। देखिए अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था कि जो भूमि का मालिक होता था वो जमींदार होता था। ठीक है, और यह किसानों को रेंट पे ज़मीन को उपलब्ध कराता था, जो कि काफ़ी खराब व्यवस्था थी, जो कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुख्य रूप से यह व्यवस्था लागू थी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए यहाँ पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो यह आपको वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा होना है। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त किया गया है, तो यह जो है आपको बंगाल अधिनियम 17 के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। और सती प्रथा भारत में सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग तथा राजा राममोहन राय के जो है सहायता से किया गया था। ठीक है, अंत किया गया था इसका। अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक यानी कि उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, तो यह देखिएगा यह जो है आपको NVS-1 है। ये देखिए यह एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि GPS का नाम आप सुने होंगे। GPS के तरह कार्य करेगा भारतीय सेना के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन संविधान नेतर संस्था है। संविधान नेतर का मतलब होगा कि यह संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसमें वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिसकी चर्चा हमारे संविधान में है। नीति आयोग यह देखिए ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका उल्लेख जो हमारे संविधान में कहीं नहीं है। चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC क्या चर्चा हमारे संविधान में किया गया। नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था जिसकी स्थापना 1 जनवरी सन
2015 को योजना आयोग के अवस्था की जगह पे जो है किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे। तो जो बिपिन चंद्रपाल थे यह शुरुआत में एक उदारवादी नेता थे, किंतु बाद में यह एक क्रांतिकारी नेता यानी क्रांतिकारी यानी ग्राम दल के नेता हो गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बीबीआई करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि रायमन मैगसेसे पुरस्कार देखिए फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसे अब एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और इस बार जो मिला वो आर रवि कनन को मिला है, इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो यह द एलिफेंट विस्पर्स को है। ठीक है, जो कि लघु क्षेत्र फिल्म श्रेणी में इसे ऑस्कर मिला है। ठीक है, चलिए आगे को देखिएगा कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कब किया था? सन 1876 ईस्वी में। यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन है जो कि काफ़ी आता है। एक आता है इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? तो ये शिशिर कुमार घोष थे। ठीक है, चलिए और एक आता है इंडिया हाउस की स्थापना किया किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडिया नामक पत्रिका जो है वो दादा भाई नौरोजी ने निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनना है। तो मॉरिशस में क्या बोला जाता है? तो मॉरिशस का जो रुपया हो मॉरिशस का जो मुद्रा है वो रुपया है। ताइवान का डॉलर है। ग्रेट ब्रिटेन का यूरो, यह ग्रेट ब्रिटेन का जो यह पाउंड है। ठीक है, यूरो नहीं है, इटली का यूरो है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? तो ये जो है आपको लेबनान को हराकर जीता है। किसको? लेबनान को हराकर जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा एतमादुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो देखिए एतमादुद्दौला का जो मकबरा है यह जहांगीर से संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि एतमादुद्दौला जो थे यह नूरजहां के पिता और जहांगीर के क्या ससुर जी थे, और इनकी मृत्यु के बाद नूरजहां ने आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया है, जो कि अब यदि ताजमहल जाएंगे तो वहाँ से कुछ दूरी पे 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पे ये मकबरा स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2 वे हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? 2 वे हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के जो लेखक है एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो देखिए इनका जन्म जो है पाटलिपुत्र में हुआ था 476 ईस्वी में, और इन्होंने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखा था। हिटलर ने किस देश पर आक्रमण के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध में आरंभ हुआ था? तो यह हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 के अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसके जो अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया। 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को जो है राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है 2024 चुनाव के लिए। शक्ति का बीमीय सूत्र बताना है आपको। तो शक्ति का जो बीमीय सूत्र होता है यह ml/t⁻³ होता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयल के नियम का सूत्र क्या है? तो बॉयल के जो नियम का सूत्र है आपको V/V1/P है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 है कि 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी को आमतौर पर माना जाता है। क्या माना जाता है? तो इसे जो है कैल्शियम कार्बोनेट माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्तकाल के मापन में त्रुटि 1% है। तो जी का अधिकतम जो प्रतिशत त्रुटि है वो कितना होगा? तो यह आपका 4% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है क्या? तो देखिए चुंबकीय अनुनाद पर जो आधारित वो MRI है, और MRI का जो फुल फॉर्म होता है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। देखिए MRI के द्वारा क्या किया जाता है? शरीर का पूरे जो है पार्ट का बहुत गहराई से जो चित्र खींचा जाता है। ठीक है,
जिससे कि काफ़ी आसानी होती है कोई भी चीज़ को पहचानने में, कौन से शरीर में क्या दिक्कत है और क्या रोग है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर जो एमआरआई कराते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है, तो यह जो आपको केंद्र और त्रिज्या के अनुदेश कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन आपको छांटना है कि चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिणाम होता है। नहीं, चाल में केवल परिणाम होता है, वो वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो उसका अधिकतम परास क्या होगा। देखिए उसका अधिकतम जो परास होगा यह 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवेलेंट के स्थान पर बाइवेलेंट ओआरवी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। तो यह पोलियो के बीमारी के लिए दिया जाता है। देखिए पोलियो से जो है शरीर का तंत्रिका जो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र यह प्रभावित होता है और पोलियो के टीके का खोज जोनास इस सॉल्क ने किया था। ठीक है, डीपीटी के लिए, डिप्थीरिया के लिए आपको डीपीटी का टीका लगाया जाता है। आगे देखिएगा कि परमाणु के उपकेशों को भरने के क्रम नियंत्रित होता है, यह अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के नियत है क्या। तो इसमें जो है गतिज ऊर्जा जो है यह नियत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि ओजोन जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है, जो कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बना होता है। ऑप्शन नंबर यही आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। तो यह जो है आपको मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 64 के ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो ऑक्जेलिक अम्ल में कार्बन की संयोजकता जो है आपका यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इससे संचित किया जाता है। यह मूत्र वाहिनी से होकर मूत्राशय में पहुंचता है और 95% जो है जल होता है मूत्र में और 2.46% जो है आपको यूरिया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व कहा जाता है। देखिए अवारा तत्व जो है हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन को अवारा तत्व क्यों कहा जाता है, तो जानिए कि हाइड्रोजन जो सबसे हल्का तत्व होता है और यह वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है उसमें स्थित होता है, इसलिए इसे अवारा तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है। तो यह जो तुल्यांक भार गुणित संयोजकता के जो है बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित होती है। तो अवरक्त जो स्पेक्ट्रम होता है यह हमेशा सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य के क्षेत्रों के बीच में अवस्थित होता है। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। कहने का मतलब 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है। तो 15 से 18 बार सांस लेता है। कहने का मतलब ब्रीथ ऑन और ब्रीथ डाउन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 है कि वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा श्रावण होता है। तो वृद्धि हार्मोन का जो श्रावण जो होता है ये आपको ये पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके? पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है कि सही सुमेलित युग्म का चयन करें। इसमें से बताना कौन से सुमेलित है। देखिए बेसेल सभा जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। बिल्कुल सही। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो यह 1997 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि ग्लोबल वार्मिंग पे ध्यान दिया गया था। हो रहे जो विश्व में ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने के लिए इस प्रोटोकॉल को किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है यह ओजोन संरक्षण से है। क्या? ओजोन संरक्षण से है, जो कि 1987 में ईस्वी में हुआ था। और रामसर का जो संबंध है निम्न भूमि से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का श्रावण करते हैं स्थित होता है। तो जो लैंगरहैंस द्वीप है यह अग्नाशय में स्थित होता है और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। मधुमेह रोग होता है, जिसे हम चिनिया रोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर यानी रक्तदाब है वह बढ़ जाता है। तो यह जो है आपको एड्रिनल ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि जो भी हार्मोन निकालते हैं उससे हाइट एंड फ्लाइंग हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या BCG का टीका नवजात शिशुओं को कितने दिन के भीतर लगा देना चाहिए। तो जो BCG का टीका होता है यह 6 माह के अंदर लगा देना चाहिए और यह जो है तपेदिक से जो है शिशुओं का रक्षा करता है। ठीक है, आगे देखिएगा सर्वाधिक क्रियाशील हाइलोजन कौन सा है। तो सर्वाधिक क्रियाशील हाइलोजन जो है फ्लोरीन है। तो दोस्तों आगे जो आपके 76 से 100 के 150 तक के प्रश्न वो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं। इसके लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा, जहाँ से मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को बना के सॉल्व कर लीजिएगा और इसका सोल्यूशन भी दिया होगा नीचे। यदि नहीं आएगा जो क्वेश्चन उसको आप सोल्यूशन से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी प्रकार का यदि आपका क्वायरी हो तो उसे भी आप कमेंट करिएगा, मैं उसे जवाब देने की कोशिश करूँगा। और फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब जय हिंद और वंदे मातरम।